बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। आज हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। जो कि DSM-5 हमें क्या क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है जिसको मीट करते हुए हम डायग्नोस कर सकते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की डेफिनेशंस, कॉजेज़, इवन कि हमने उसको ओवरऑल डिस्कस किया था कि उसके अंदर क्या कॉजेज़, सिम्टम्स होती हैं, उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके अंदर क्या सब कुछ डाटा था जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया ए की तरफ चलते हैं। तो क्राइटेरिया ए में उन्होंने कहा है कि जो एक इंडिविजुअल है, यानी कि जो एक बच्चा है, उसकी सोशल कम्युनिकेशन और उसकी सोशल इंटरेक्शन में है डिफ़िकल्टी आ रही होगी। ठीक है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसकी जो इम्पेयरमेंट आने लग जाती है सोशल कम्युनिकेशन में, यानी बच्चा का कम्युनिकेट करने में, लोगों के साथ बातचीत करने में और उनको सोशल इंटरेक्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब उन्होंने नीचे ना हमें पॉइंट्स दिए हैं। अब उनको डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कहा कि इसको ये जो नीचे पॉइंट्स हैं वो बेटर एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा सोशल इमोशनल स्टेट पे, यानी कि इमोशनल समझाने में ही, दूसरों को समझने में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये आती है कि अगर उसके सामने किसी को कोई चोट लग जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मदर को, उसके फादर को कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अगर वो रो रहे होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, यानी कि उनको अगले बंदे की इमोशन फीलिंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो बिल्कुल एक फ्लैट मूड के साथ होते हैं। ना उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा होता है, ना उनका मूड चेंज हो रहा होता है, ना हमें पता चल रहा होता है कि उनको कोई फ़ील भी हो रहा है कि नहीं। ठीक है। वो बिल्कुल एक फ्लैट मूड के साथ होते हैं और उनको कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, यानी कि वो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते इमोशंस के साथ। इवन कि फेलियर अगर उनको कोई भी चीज़ उनसे ले ली जाए या उनके सामने उनको सोशलाइज अगर वो बैठे हुए सोशल कहीं पे, तो उनको वहाँ पर कोई ऐसा रिस्पॉन्स करना पड़े या वो फेल हो जाए या वो कोई काम उनसे ना हो, तो फिर भी उनसे कोई उनका वो नहीं होता, रिस्पॉन्स नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बैक टू बोर्ड, यानी कि वो बिल्कुल भी ना कम्युनिकेट नहीं करते, यानी कि अगर कोई उनको बोलेगा, नाम पुकारेगा, बोलेगा, किसी का बच्चे का नाम लिया जाता है, 6 मंथ का बच्चा होता है उसका नाम लिया जाता है, तो वो कम्युनिकेट करता है, वो देखता है, वो रिस्पॉन्स करता है। तो उसके रिस्पॉन्स करने कि उसको हमें पता चल रहा होता है, हमारी तरफ देखता है। तो लेकिन ये वाले जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बी में उन्होंने कहा कि उनका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेट जो बिहेवियर होता है वो भी नहीं होता, यानी कि ये कि जब कोई बच्चा बात करता है तो जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, कोई चीज़ समझा रहे होते हैं तो हमारे फेस एक्सप्रेशन जो है वो भी चेंज हो रहे होते हैं। अगर हम किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाते हैं। हम उनको समझा रहे होते हैं, हमारी बॉडी मूव करती है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनका जो नॉन वर्बल बिहेवियर होता है वो भी उनसे भी वो कम्युनिकेट नहीं करते, यानी कोई बच्चा है उसको बुला रहे हैं, वो बिल्कुल फ्लैट मूड के साथ है, कोई वो एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, कोई वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर वो कोई बात कर भी रहा है तो फिर भी उसके मुंह पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसके अलावा उनका आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, यानी कि वो अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो इधर उधर देख रहे हैं, वो बिल्कुल आपको ऐसा आपको लगेगा कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो आप उनको बात कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, या तो इधर उधर देख रहे हैं, वो नीचे देख रहे हैं, वो ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। उनका आई कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये वो उन सिम्टम्स बता रहे हैं कि ये सिम्टम्स उसके अंदर होती हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है, उनको बॉडी लैंग्वेज भी उनकी ना शो हो रही होती है, ना उनके जो वर्बल एक्सप्रेशन, ना उनके फेस एक्सप्रेशन कुछ भी शो नहीं हो रहा होता, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उनकी बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा थर्ड में वो ये कह रहे हैं कि उनको रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं, यानी कि एक बच्चे का फैमिली के साथ रिलेशनशिप, मदर फादर के साथ, इवन कि अगर उन्हें कोई दोस्त बनाना है तो वो बिल्कुल दोस्त नहीं बनाएंगे। उनको समझ ही नहीं आता कि दोस्त के साथ कैसे दोस्त बनाया जाए, या कैसे उनको बिल्कुल अपनी जो पेयर्स के दरमियान या अपनी फैमिली के दरमियान या अपने पेरेंट्स के दरमियान उनको रिलेशनशिप बाउंडिंग की बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि वो इमोशनली और कम्युनिकेट के तौर पर वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में। अच्छा, ये था क्राइटेरिया ए जिसके 3 पार्ट्स थे और वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब ये आगे डिस्कस कर रही हूँ मैं क्राइटेरिया बी। और क्राइटेरिया बी के अंदर वो ये कह रहे हैं कि रिपीटिव बिहेवियर होता है उनका, यानी कि वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनका रिपीटिव बिहेवियर होगा और वो अपने बिहेवियर के मामले में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा सख्त होंगे अपने रूल्स को लेके। ठीक है। अब उनमें क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, फर्स्ट में वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक या बी में एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स होनी चाहिए तो फिर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब वो फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि उनकी जो मोटर मूवमेंट्स हैं, यानी कि उनकी जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि उनको कोई खेल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको रिपीट करते रहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा किसी गाड़ी के साथ खेल रहा है तो वो एक पोस्चर में बैठा है, एक ही वे में बैठा है और उसी खिलौने के साथ वो खेली जा रहा है, यानी कि उसको फॉर एग्जांपल अगर उसने हाथ में कोई गाड़ी पकड़ी हुई है तो उसके टायर
के साथ या उसकी लाइट के साथ खेल रहा है, तो वो उसी लाइट को रिपीटेड बिहेवियर के साथ उसके बार उसी तरह खेलता रहेगा। यानी वो किसी के टायर को हिला रहा है तो वो वहीं पे बैठा उसी के साथ ही वो टायर को हिलाता रहेगा बहुत टाइम के साथ। यानी कि टाइम गुजरी जाएगा। लेकिन बच्चे होता है ना, जैसे वो पोस्टर चेंज करते हैं, उगते हैं, गाड़ी चेंज करते हैं, इवन कि वो खिलौना चेंज करते हैं, उनको नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन ये बच्चा जो है जिसके साथ अटैच हो जाता है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो गई हैं, वो उसी के साथ ही उसी के पोस्टर में बैठे एक ही वे में खेलते रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पीच, अगर कोई वर्ड वो यूज़ करना शुरू कर दिया तो उन्होंने तो वो एक ही वर्ड को लेकर वो उसी के साथ ही बोलते रहेंगे। नेक्स्ट उसका पॉइंट 2 है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है जब उसकी चीज़ों को या उसके जो उसने एक सीक्वेंस के साथ बनाया हुआ है, यानी कि उसने अपनी लाइफ में एक को चीज़ों को लाइक किया हुआ है कि यार ऐसी चीज़ों के साथ ऐसे खेलना है, ये खाना है और ये ड्रेस करना है। उनकी अगर चीज़ों को चेंज किया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको कोई ड्रेस पसंद है तो उसका ड्रेस चेंज कर दिया जाए। अगर उसको कोई फॉर एग्जांपल अगर वो स्पेसिफिक खाना खाता है एक टाइम में, तो यानी मॉर्निंग में अगर कोई बच्चा कोई एक स्पेसिफिक फूड खा रहा है, फॉर एग्जांपल अंडा ब्रेड खा रहा है, तो वो उसने वही खाते रहना है। अगर उसको आप चेंज करके देते हो खाना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं इस बात पे। कहते हैं कि हमारी जो रूटीन चल रही है ना उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो सेम रखते हैं। इसके अलावा 3 में वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया जाए, यानी जगह चेंज कर दी जाए, या उनको उनकी जो जिनमें इनको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि वो गुस्सा करते हैं और उसको दोबारा उसी चीज़ को उस जगह पर रखते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर किसी का टॉय है तो आप उसके टॉय को कहीं और, यानी कि वो बच्चा उसको किसी बकेट में रखता है और आप उसको उठाकर बेड पर रख देते हो या उसके सोफे पर या उसके रूम में किसी की कहीं और जगह रख देते हो, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। और अगर उसकी चीज़ को उठा के फेंक दिया जाए तो वो उसको वही चीज़ चाहिए होती है और वो उसको तब तक सुकून नहीं आता जब तक उसके पास वो ना हो। और वो जो चीज़ उसको पसंद आ जाए वो उस चीज़ को अपने साथ लेके उसी के साथ बैठेगा, उसी के साथ सोएगा, उसी को खाना खाएगा। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को टेडी बियर पसंद है तो वो अपने टेडी बियर को अपने साथ रखेगी, अपने पास अपने साथ सुलाएगा, इवन के वो खाना खा रहा है, कहीं भी जा रहा है, बाहर जा रहा है, दोस्तों में बैठ रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो उसको अपने साथ रखेगा। ठीक है, वो इतना ज़्यादा पॉजेसिव होता है अपनी चीज़ों को लेकर। इसके अलावा उन्होंने 4th में ये कहा कि बच्चों की एक्टिविटीज़ हाइपर भी होती हैं। हाइपर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, यानी कि अगर उनको उनकी बात ना मानी जाए, उनको गुस्सा आ रहा है, अगर वो रिस्पॉन्स करें तो वो चीज़ें में उठा के फेंकने शुरू कर देंगे, आपको भी मारेंगे, खुद को भी नुकसान करेंगे। यानी कि अगर कोई स्पिरिटी लेवल होती है कि अगर किसी बच्चे को इसके कंडीशन में ऑटिज़म का बच्चा है तो वो अपने आप को बाइट्स भी कर सकता है, ठीक है, अपने आप को नुकसान भी पहुँचा सकता है, आपको बाइट भी कर सकता है, ठीक है, वो आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो उनकी ये एक्टिविटीज़ भी होती हैं, यानी कि उनकी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनकी जो उनको पसंद है उन सबको चेंज किया जाए। यानी कि अगर उनको जो उनको साउंड पसंद है, यानी कि वो अगर उनके सामने आप वो कोई बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो और किसी बच्चे को नहीं पसंद तो वो उसका रिस्पॉन्स बहुत बुरा करते हैं, जो हाइपर बच्चे होते हैं ना ऑटिज़म के। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी है, तो क्राइटेरिया सी में वो ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चा डेवलपमेंट जो होता है ऑटिज़म का बच्चा है वो डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर ही वो सारे सिम्टम्स शो करने लग जाता है। डेवलपमेंटल पीरियड यानी कि 6 मंथ का जो बच्चा है वो उसको पता चल जाता है, यानी कि आपको उसको देख के पता चल जाता है कि ये सोशल इंटरेक्ट नहीं कर रहा, आप उसको बात कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो अगर उनकी हिस्ट्री लीड है पेरेंट्स से बच्चे की तो हमें पता चल जाता है कि इसको कौन सी एज के अंदर, यानी कि अगर 6 मंथ में तो बच्चे को पता चल जाता है। लेकिन अगर नहीं चल रहा तो फिर वो एक साल या फिर वो 2 साल 3 साल, यानी कि वो उस फेज़ में चला जाता है, यानी कि वो सोशल होता है। तो फिर उस लोगों को पता चल जाता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सिम्टम्स और कॉज जो भी ऊपर डिस्कस किए हैं हमने क्राइटेरियाज़, तो उन्होंने कहा कि वो इम्पेयरमेंट ला रहा हो उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल और उसकी पर्सनल लाइफ में, यानी कि उसके जो एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग है उसके अंदर इम्पेयरमेंट ला रहा हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, उसको डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो फिर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन क्राइटेरिया तो उन्होंने डिस्कस कर दिए हैं डिफरेंट जो मेंटल कंडीशंस हैं, यानी कि जो डिफरेंट डायग्नोसिस हैं। उन्होंने कहा कि ये जो डायग्नोसिस हैं ये बेटर एक्सप्लेन ना करते हों इसको तो फिर हम उसको लिख सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि फर्स्टली तो उन्होंने लिखा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो बच्चे जो ऑटिज़म के होते हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल नहीं होते, इनके अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी ऐसी होती है जो कि वो कर सकते हैं, जो कि उनकी स्किल होती है। यानी कि कोई बच्चा अगर मैथ में बच्चा बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छे होते हैं मैथ के अंदर, अगर वो कोई बच्चे को पेंटिंग आती है तो वो पेंटिंग में
बहुत अच्छे होते हैं, इसके अलावा कोई और काम होता है तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अपने काम के अंदर, तो हम उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबल या दूसरे और डिसऑर्डर के साथ डिफ्रेंशिएट करके फिर डायग्नोस करेंगे। और यहाँ पर हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।